गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. काफी कम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। बाकी लोग कहाँ हैं? Okay. तब तक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में जो भी चीजें अभी चल रही हैं उसमें चीजें समझ में आ रही है। एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा है कि पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है। इसमें किसी को कुछ दिक्कतें आ रही हैं? वो ना चाहते हुए भी हम लोगों को लैब भी आई गेस शायद ऑनलाइन ही करानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार शायद सोचा गया था कि लैब एटलीस्ट तुम लोगों की ऑफलाइन होगी, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है उस हिसाब से शायद लैब भी ऑनलाइन ही हो। पूरी लैब ऑनलाइन हो जैसे पिछली बार हुई थी। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में कुछ क्लियर नहीं है कि ये लैब्स होनी कैसे है। तो वैसे भी आज तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन क्लास ही है। नेक्स्ट जो भी लैब का स्लॉट रहेगा उससे ही हम लोग लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो इन जनरल ये तुम्हारी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की लैब है। इसमें जो तुम्हारा सिलेबस गिवन है उसमें अप्रोक्स 18 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इन 18 में से कोई 10 तुम्हें अपने आप परफॉर्म करने होंगे, यानी लेबोरेटरी में या वर्चुअल लैब में तुम्हें परफॉर्म करने होंगे। और ये सारे जितने भी हैं ये सारे तुम्हारे रिलेटेड है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं, कौन कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होंगे जिसमें हम उस मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर रहे होंगे, मीनिंग हमने एक मैसेज सिग्नल नॉर्मली लिया होगा और उस मैसेज सिग्नल को का मॉड्यूलेशन कराना हम सीख रहे होंगे कि मतलब किसी पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन स्कीम को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं सर्किट के थ्रू। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट है। अगर तुमने अपना सिलेबस देखा हो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, तो उसमें फर्स्ट यूनिट में तुम्हारी थोड़ा सा रिव्यू है सिग्नल सिस्टम का। उसके बाद तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीएसबीएससी, एसएसबीएससी, वीएसबीएससी, ये तीन चार तरीके के मॉड्यूलेशन है। तो इन जनरल जब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक, तो हमने तुमसे बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल लिया, उस एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में वेरी करा रहे हैं। ठीक है,
अब अगर हम करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हैं, दैट मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा रहे हैं। ठीक, अब उसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, कहीं पे दिखाई देता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा पावर वेस्ट कर रहा है। उस पावर की वेस्टेज को बचाने के लिए हमने ये डीएसबी-एससी इंट्रोड्यूस किया। फिर हमें दिखाई दिया कि इन लोगों की वजह से just a second. हम्म, हाँ, तो फिर हमें दिखाई दिया कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करने की वजह से एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इसमें बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही थी। मीनिंग हम चाह रहे थे कि हमारी कम से कम बैंडविड्थ यूज करके ज्यादा से ज्यादा चैनल ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूजर इसको बेनिफिट ले सकें इस ट्रांसमिशन का। उसके लिए हम बैंडविड्थ को भी रिड्यूस करना चाह रहे थे, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ को भी रिड्यूस करना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने ये एसएसबी-एससी यूज किया। ठीक, सबके अपने अपने कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि डीएसबी-एससी और एसएसबी-एससी, ठीक, इनकी इनके साइड बैंड्स में पावर कितनी क्या क्या कंज्यूम होती है, इनका मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे। ठीक, अब अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझने के लिए एक इन जनरल जो पहले टाइम पे हम लोगों के दादा दादी के टाइम पे जो वो रेडियोज हुआ करते थे। ठीक है, अभी के एफएम रेडियो की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो इससे पहले वाले एएम रेडियोज हुआ करते थे, जिसमें कुछ स्पेसिफिक चैनल्स ही आते थे, विविध भारती और इस टाइप के। ठीक है, एक ही नाम प्रेजेंट टाइम को याद रह गया है। तो वो जो रेडियो होते थे वो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होते थे। वहां पे अगर तुम्हें ध्यान हो तो उस एक ही वही एक पर्टिकुलर चैनल विविध भारती लखनऊ में भी आता था, कानपुर में भी आता था, और आप थोड़ा और यूपी के आउटर साइड में चले जाइए, वहां पे भी गोंडा गोरखपुर, मतलब ऑलमोस्ट एक काफी बड़े एरिया को वो कवर करके रखता था, जो पहले वाला वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जब हम एफएम सुनते थे। बट अब जब ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आया, अब यहाँ ध्यान से देखो तो एक कानपुर में डिफरेंट चैनल आ रहे होते हैं, लखनऊ में कुछ और चैनल आ रहे होते हैं, या हो सकता है उनकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही होती हैं, या हो सकता है कि उन्हें वहां पे मतलब दूसरे शहर में भी जाके चैनल को प्रॉपरली जितना सेटअप उन्होंने एक शहर में बनाया उतना ही उन्हें दूसरे शहर पे भी बनाना पड़ा। तो इस तरह की कुछ फायदे भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थे, लाइक ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये काफी अच्छा था। रीजन बस इसका इतना सा था कि यहाँ पे जो रिसीवर्स हम यूज करते थे, जो मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट आया, मीनिंग हमने ट्रांसमीटर साइड से हमने सिग्नल को ऐसे सेंड कर दिया। ठीक, और यहाँ पे कई सारे हमारे रिसीवर लगे हुए हैं। तो इन रिसीवर को पास का काम होता था कि इन्हें डीमॉड्यूलेशन करना होता था। ठीक, तो इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये डीमॉड्यूलेशन का प्रोसीजर काफी इजी रहता है। ठीक है, उसका जो सर्किट रहता है वो काफी इजी रहता है, वो काफी चीप रहता है। ठीक, दैट इज वाई हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ही प्रेफर करते हैं, कि अगर हमें क्या करना है कि एक चैनल से एक पर्टिकुलर एरिया से कई सारे रिसीवर्स को कोई सिग्नल भेजना है, तो हम कोशिश करते थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ठीक, उसी के डीमॉड्यूलेशन की एक इजी टेक्निक लीनियर डायोड डिटेक्टर। ठीक है, यूजिंग अ डायोड कैसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले जो सिग्नल है उनको हम डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, उसकी हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 में स्टडी करनी है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सब चीजों में अच्छा था, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी थी कि भाई उसमें जो नॉइस थी वो काफी हाई थी।
तो अगर किसी ने वो पहले के टाइम वाला जो रेडियो था वो अगर किसी ने सुना होगा और आज वाला एफएम लोग उसने दोनों एफएम अगर सुने होंगे, मतलब एफएम और एएम आप दोनों ही अगर आपने सुने हैं, तो एक डिफरेंस क्लियरली आप बता सकते हो कि उस टाइम पे जो साउंड क्वालिटी वो सुनाई देती थी। ठीक है, चाहे वो एक कोई बोल रहा हो उसकी वजह हो, या कोई सॉन्ग बज रहा हो, या कोई न्यूज आ रही हो, या कुछ भी ए टू जेड, अगर उस एएम पे जो ट्रांसमिट हो रहा है और वही चीज जब एफएम पे ट्रांसमिट होती थी, तो दोनों की वॉइस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में काफी डिफरेंस होता था। ठीक, दैट मीन्स हमें वहां से एक चीज ये देखने को मिलती है कि हाँ, जो एएम था उसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि नॉइस का इफेक्ट वहां पे काफी ज्यादा था। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद नेक्स्ट मॉड्यूलेशन देख रहे हैं, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें तुम्हारा नॉइस का इफेक्ट काफी कम रहता है। ठीक है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें बेसिकली देखना है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, और देन इसका मॉड्यूलेशन फैक्टर फाइंड आउट। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग ठीक, सैम्पलिंग करनी है और वापस एक उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, मीनिंग एक हमें एनालॉग सिग्नल लेना है और उस एनालॉग सिग्नल की को पहले सैंपल्ड करना है और उसके बाद वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। रोल नंबर 110, शुभम सिंह। यस सर। बेटा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? सर एक मिनट सर। सर भी याद नहीं आ रहा है। कॉपी में भी नहीं लिखा है? सभी और सर भी सर याद नहीं आ रहा ये। 113, सिद्धार्थ वर्मा। याद करो, भी दोबारा तुम्हारे पास आ रहे हैं शुभम, ठीक है? ओके यस सर। क्या होता है डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल? सर याद नहीं आ रहा अभी। याद कहाँ से आएगा? जब जब हम पढ़ाएंगे तो सत्यनारायण की कथा की तरह उसको मोबाइल के किनारे रख दोगे, कहाँ से याद आएगा? मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो सर सर नहीं पता है। इतने दिनों में कम्युनिकेशन में क्या पता है? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, रुक जाओ अभी, शुभम रुक जाओ। हाँ सिद्धार्थ। पढ़ाई कर लो बेटा। यस सर।
नहीं, ये सब तो हर बार होता है, लेकिन पढ़ाई फिर भी नहीं होती। चलो, हाँ शुभम। यस सर। सर एनालॉग सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड होता है सर वो कंटिन्यूअस होता है, हम्म, और सर जो डिजिटल सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड होता है वो सर वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस सर वो नहीं होता है। ये कहाँ पढ़ा है? सर आप ही ने बताया था सर। मम्मी ने बताया था। कहाँ लिखा था? लिखा होगा ना। यस सर। अभी कहाँ से देखा सर कॉपी से। है? दिखाओ भाई, वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। दोनों में डिफरेंस देखो, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का नहीं होता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में वो 0 से इंफिनिटी तक कोई भी एम्पलीट्यूड ले सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि एम्पलीट्यूड कौन सा लेना है, एनालॉग सिग्नल के केस में। और डिजिटल सिग्नल के केस में एक लिमिटेशन है कि मतलब हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कर देते हैं कि हाँ 4 या 5 या 6 या 8 या मतलब कुछ ऐसे काउंटेबल नंबर हम डिसाइड कर देते हैं कि हाँ इतने ही एम्पलीट्यूड के बीच में तुम्हें कुछ लेना है। या तो हो सकता है 0 और 1 तुम ले सकते हो, ठीक है, +5 वोल्ट 0 और -5 वोल्ट ले सकते हो। इस तरीके से कुछ हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ इतने ही एम्पलीट्यूड ले सकते हैं। ठीक, वो बेसिकली होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक, इसको आसान तरीके से समझने का सिंपल सा तरीका देखो, तुम्हारा जैसे कंप्यूटर है, अब तुम्हारा कंप्यूटर काम डिजिटल सिग्नल पे ही करता है। अब एक बार ये सोच के देखो कि अगर अपने कंप्यूटर को हमने एक एनालॉग सिग्नल दे दिया, एनालॉग सिग्नल जो 0 से लेके इंफिनाइट तक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकता है 0 से इंफिनिटी के बीच में। अब जब उस सिग्नल को हम अपने कंप्यूटर को देंगे, दैट मींस हमें हर एक एम्पलीट्यूड के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बनाना पड़ेगा। तभी तो हमारा कंप्यूटर समझेगा कि हाँ भाई, अगर 1 वोल्ट है दैट मीन सिग्नल ये कहना चाह रहा है, 2 वोल्ट है दैट मीन सिग्नल ये कहना चाह रहा है, 5 वोल्ट है दैट मीन सिग्नल ये कहना चाह रहा है। ठीक, यस तो सर। एनालॉग सिग्नल क्योंकि इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड लेता है, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एम्पलीट्यूड ले सकता है, इसी वजह से हमारा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को समझ नहीं पाता है। वहीं डिजिटल सिग्नल में पहले से स्पेसिफाई होता है कि भाई 4 एम्पलीट्यूड के बीच में ही ये पूरा सिग्नल ऊपर नीचे करना होगा, या तो ये होगा मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4, 4 ही पॉइंट हो सकते हैं, 4 के अलावा कोई नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो ठीक है। किस तरीके से, हाँ, एक तो ये चीज होगी, और कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट एक अलग चीज है। ठीक है, जब हम आप टाइम स्केल पे किसी सिग्नल को देख रहे हो, ठीक है, जब आप टाइम स्केल पे किसी सिग्नल को देख रहे हो कि हाँ वो टाइम स्केल पे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हर टाइम इंस्टेंट पे जो सिग्नल डिफाइंड है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। और जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर डिफाइंड है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल, कि उनका एम्पलीट्यूड केवल इस टाइम इंटरवल पे ही डिफाइंड है, बाकी टाइम इंटरवल्स पे डिफाइंड नहीं। ठीक, तो सैम्पलिंग बेसिकली यहाँ जो हम सैम्पलिंग कराएंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो हम करेंगे उसमें हम बेसिकली यही देखेंगे कि कैसे हम एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल बना सकते हैं, और फिर वापस इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम वापस डिस्क्रीट सिग्नल को कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में चेंज कर सकते हैं। तब हमें पता चलेगा कि भाई यहां से यहां आना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहां से यहां तक एग्जैक्टली सही पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। मीनिंग ऐसा काफी मुश्किल है कि तुम एक डिस्क्रीट सिग्नल से वापस एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूअस सिग्नल बना लो, एक उसके अप्रोक्सीमेट सिग्नल जरूर बना लोगे, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह का सिग्नल नहीं बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद
जो तुम्हारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। अभी जैसे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हम लोग जो मॉड्यूलेशन देखेंगे वो सारे कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है, जितने भी हैं कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक और फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। जब हम आई गेस यूनिट 4 में एंटर कर रहे होंगे तो वहां से हम लोग ये चीज समझना शुरू करेंगे कि ये क्या होता है। तो इस पल्स मॉड्यूलेशन में भी कई तरह से चेंजेस होते हैं कि भाई इस एक मिनट वेट करना। तो जब हम बात कर रहे हैं एक पल्स की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह का एक स्क्वायर वेव सिग्नल। पल्स का मतलब है भाई या तो 0 या 1 या तो 0 या 1 या -1। ठीक, इस तरह की अगर हम एक पल्स की बात करें, ठीक, तो अब इस पल्स के पास इसका एक एम्पलीट्यूड है। ठीक, इसका एक एम्पलीट्यूड है, इसकी अपनी एक विड्थ है इस पल्स की, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो अभी यहाँ पे हम जब पल्स मॉड्यूलेशन देखेंगे तो वहां डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन, जैसे हमने अभी कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में समझा कि भाई वहां पे आप एम्पलीट्यूड को वेरी करा सकते हो, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा सकते हो और फेस को वेरी करा सकते हो। उसी के रिस्पेक्ट में एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको मिला कॉन्टिन्यूअस वेव में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको मिला और फेस मॉड्यूलेशन मिला। ठीक, सिमिलरली जब हम पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, मीनिंग एक पल्स को जब हम मॉड्यूलेट कर रहे होंगे, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं पल्स मॉड्यूलेशन की, दैट मींस हमने जो कैरियर सिग्नल लिया है वो हमने पल्स सिग्नल लिया है। जब हम कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, जो कैरियर सिग्नल था वो एक साइनोसॉइडल सिग्नल हमने ले रखा था, और पल्स मॉड्यूलेशन में हम क्या लेंगे, एक पल्स लेंगे, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल लेंगे। ठीक, अब इस पल्स का अगर हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया तो इसको हम बोल देंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस इन केस इसकी ये विड्थ, ये जो पल्स की विड्थ है वो चेंज की तो इसको हम बोल देंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक, अगर इस पल्स की जो पोजीशन है वो अगर हमने मॉड्यूलेट की, ठीक, तो हम क्या कहेंगे उसको, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। देखो इस एक ये बात एकदम क्लियरली समझ लो, मॉड्यूलेशन का मतलब है हम कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक, मॉड्यूलेशन का मतलब है हम कुछ ना कुछ वेरी करा रहे हैं। ठीक, किसका वेरी करा रहे हैं, तो करियर सिग्नल का। जब भी हम वेरिएशन करेंगे तो करियर सिग्नल में करेंगे। अब करियर सिग्नल में क्या क्या है, जब हम पल्स की बात कर रहे हैं तो करियर सिग्नल के पास अपना एक एम्पलीट्यूड है, करियर सिग्नल के पास अपनी एक विड्थ है, करियर सिग्नल के पास अपनी एक पोजीशन है। तो उस करियर सिग्नल का या तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या विड्थ चेंज कर सकते हैं, या एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में 3 टाइम के डिफरेंट मॉड्यूलेशन हमें मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने देखा था, जब हमारा करियर सिग्नल क्या था, साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई सी। जब हमने कॉन्टिन्यूअस वेव, एक साइनोसॉइडल वेव ली थी, तब हमारे पास क्या था, देखो करियर का क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते थे, हम फेस चेंज कर सकते थे, एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते थे। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हमने 3 मॉड्यूलेशन स्कीम डिजाइन। ठीक, और ये सारे जो वेरिएशन होंगे, ये तीनों वेरिएशन चाहे यहाँ के हों या ये तीनों वेरिएशन यहाँ के, एम्पलीट्यूड, विड्थ और पोजीशन, ये सारे किसके रिस्पेक्ट में होंगे, मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में होंगे। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे ये पैरामीटर्स चेंज कर रहे होंगे कैरियर सिग्नल में, और उसकी वजह से मॉड्यूलेशन हो रहा होगा। मीनिंग मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा होगा, कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होंगे।
ठीक है, तो उसमें हम कैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्विचिंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, आफ्टर दैट उन्हीं को मोस्ट प्रोबेबली शायद इनमें से एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे यहाँ लैब में नहीं होगा, एक्चुअली 10 एक्सपेरिमेंट ही तुम्हें कराने हैं, तो बाद में हम चेक कर लिया जाएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट लैब में अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे जितने एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे किट बेस्ड ही होंगे, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई 10 एक्सपेरिमेंट आपको करने रहेंगे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में क्या देख रहे हैं कि भाई उसी जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मीनिंग जिस पल्स के एम्पलीट्यूड को हमने मैसेज के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट किया, उसको हमें क्या करना है, एक लो पास फिल्टर से पास करा के, एक सेकंड ऑर्डर का लो पास फिल्टर से हम पास करा के हम क्या कर सकते हैं, उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी तरीके से हमें फिर क्या करना है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की स्टडी करनी है ना। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल वर्जन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन और उसकी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, थ्योरी के लिए इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट लेके चलना, जब भी हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझना। उसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स, मतलब इस मॉड्यूलेशन के अंदर जब इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी कई सारी चीजें आएंगी जिससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और लैब के रिस्पेक्ट में पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे होता है और उसका डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, वो हम नंबर 8 में देखेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि तुम एक एनालॉग सिग्नल ले रहे हो और उस एनालॉग सिग्नल की पहले सैंपलिंग करा रहे हो, सैंपलिंग कराने के बाद उसका क्वांटाइजेशन करा रहे हो। ठीक, उस क्वांटाइजेशन के बाद कोडिंग कर रहे हो और फिर ट्रांसमिट कर देते हो। ये हो गया पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये 4 स्टेप में तुम्हारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया, और ये चारों स्टेप इंडिविजुअली भी काफी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्वांटाइजेशन तुमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन कौन से टाइप के क्वांटाइजेशन होते हैं, ये सारी चीजें तुमसे डायरेक्टली पूछी जाती है। सैंपलिंग तुमसे डायरेक्टली पूछी जाती है कि सैंपलिंग होती क्या है, उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, मतलब किसी सिग्नल का अगर हमने सैंपल किया तो उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ये टॉपिक जो सैंपलिंग वाला है, ये तुम यहाँ पे भी पढ़ोगे, मीनिंग कम्युनिकेशन में भी, और यही टॉपिक तुम सिग्नल में भी देखोगे। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, दोनों ही जगह सेम काम कर रहे होंगे बस। ठीक, आफ्टर दैट अब देखो, जब तुमने ये पल्स मॉड्यूलेशन करा लिया, ठीक, अब इस पल्स मॉड्यूलेशन में भी 2 वैरायटियां हैं। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन में हमने कहा तुमसे करियर सिग्नल जो है वो हमने ऐसा ये डिजिटल सिग्नल ले लिया, मीनिंग एक पल्स ले ली। ठीक, लेकिन हमने मैसेज सिग्नल की कोई बात नहीं की। ठीक है, यहाँ जब हम कॉन्टिन्यूअस वेव की बात कर रहे थे तो यहाँ कंफर्म था कि जो करियर सिग्नल है वो भी एनालॉग सिग्नल है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, और जो तुम मैसेज सिग्नल हम ले रहे हैं वो भी साइनोसॉइडल यानी एनालॉग सिग्नल ही ले रहे हैं। लेकिन पल्स मॉड्यूलेशन के केस में 2 वैरायटियां हैं। ठीक है, एक जिसमें हम करियर सिग्नल तो करियर सिग्नल हम डिजिटल ले रहे हैं, और जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा एनालॉग है। ठीक, अगर हमने मैसेज सिग्नल एनालॉग लिया और करियर सिग्नल डिजिटल लिया, तब ये 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और इन केस मैसेज सिग्नल अगर हमने डिजिटल ले लिया और करियर सिग्नल भी डिजिटल ले लिया, ठीक, तो वहां के केस में मॉड्यूलेशन अलग तरीके का। ठीक, तब तुम्हें ये पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, और इसी के साथ साथ एक और आता है
अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन कराना है, उसका डीमॉड्यूलेशन कराना है। ठीक, देन अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वेव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हिज हार्मोनिक कंपोनेंट। अच्छा, ये बताओ, फ्रीक्वेंसी सीरीज पढ़ा है? ताइबा खान 117। रोल नंबर 117, ताइबा खान। बेटा इस बार ना बोलने पे डायरेक्टली एब्सेंट है। चलो, अच्छा सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो।